Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about methods of new issue in primary market या फिर methods of floating securities in primary market. इस वीडियो में बेसिकली हम जो भी डिफरेंट मेथड्स हैं उनको एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम पब्लिक इशू की बात करेंगे. पब्लिक इशू के आपके मेथड्स होते हैं. इनिशियल पब्लिक ऑफर, यहाँ पे हम प्रोसेस करेंगे आईपीओ की. देन फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जिसको हम फर्दर पब्लिक ऑफरिंग भी बोलते हैं. देन ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट के भी कुछ टाइप्स होते हैं. प्रेफरेंशियल इशू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, राइट इशू एंड बोनस इशू. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बेसिकली बात करेंगे कि जिससे कि आपका थोड़ा यहाँ पे अटैचमेंट हो जाए टॉपिक के साथ. प्राइमरी मार्केट के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं. एकदम सिंपल सी बात है, जहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो फर्स्ट टाइम इशू होती हैं. ठीक है. और उसके बाद जो सिक्योरिटीज़ होती है वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर ट्रेड होती है. मीन्स पहले कोई सिक्योरिटी प्राइमरी मार्केट में आएगी, देन वो सेकेंडरी मार्केट में जाएगी. अब प्राइमरी मार्केट के अंदर जो है सिक्योरिटीज़ को इशू करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं. हमें पता है डिफरेंट टाइप की कंपनीज़ होती हैं. कुछ कंपनीज़ पब्लिक होती है, कुछ कंपनीज़ प्राइवेट होती हैं. जब पब्लिक कंपनीज़ होती हैं वो पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी शेयर इशू पब्लिक को नहीं कर सकते हैं. तो उन दोनों को डिफरेंट मेथड अडॉप्ट करने पड़ेंगे. ऑब्वियसली कोई तो पब्लिक को शेयर इशू करी है और कोई प्राइवेट पर्सनस को शेयर इशू करे, तो देयर विल बी अ डिफरेंस. और वहाँ पे भी जो पब्लिक कंपनी है वो भी डिफरेंट तरीके से पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है, और प्राइवेट कंपनीज भी डिफरेंट तरीके से. सो इस वीडियो में हम इन्हीं सारे तरीक़ों को, इन्हीं सारे मेथड्स को समझने वाले हैं एकदम डिटेल के अंदर. अब सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक इशू की. पब्लिक इशू का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो कंपनी होती है वो पब्लिक को अपने शेयर्स, अपनी सिक्योरिटी जो है वो इशू करती है. अब पब्लिक इशू जो है पब्लिक कंपनीज ही कर सकती हैं, बिकॉज प्राइवेट कंपनी को के पास कोई राइट नहीं होता है कि वो पब्लिक को, जनरल पब्लिक अपने शेयर इशू करे. यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो नए इन्वेस्टर्स को इशू करी जाती हैं, और जो कंपनीज होती है वो अपने शेयर्स को, अपने सिक्योरिटीज़ को पब्लिक को मेनली 2 मेथड्स के थ्रू इशू करती है. आईपीओ मेथड एंड एफपीओ मेथड. आईपीओ को हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, एंड एफपीओ को हम बोलते हैं फॉलो ऑन या फिर फर्दर पब्लिक ऑफर. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर की. फ्रेंड्स, इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए मैं इसको एकदम डिटेल में आपको बताने वाली हूँ. तो एकदम आपको पूरा फोकस के साथ इस टॉपिक को सुनना है. इनिशियल पब्लिक ऑफर. ओके, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है वो सबसे कॉमन, सबसे मोस्ट मेथड है सिक्योरिटीज़ इशू करने का बाय पब्लिक कंपनीज. यहाँ पे जो है सबसे पहले, सबसे फर्स्ट टाइम जब एक कंपनी अपने सिक्योरिटीज़ को, अपने शेयर को पब्लिक को इशू करती है, तो हम उसको आईपीओ बोलते हैं. जो कंपनी होती है सबसे पहले वो सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन कराती है, देन सेबी उसको परमिशन देता है आईपीओ के लिए, और उसके बाद वो आईपीओ लॉन्च करती है, और फर्स्ट टाइम अपनी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करती है, जनरल पब्लिक को इशू करती है. यहाँ पे जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं. जो कंपनी होती है वो प्रोस्पेक्टस का यूज यहाँ पे करती है. आपने डिफरेंट मेथड्स के अंदर शायद आपने ये भी पढ़ा होगा इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, लेकिन मैं आपको बता दूं जब आईपीओ एफपीओ की बात करते हैं तो प्रोस्पेक्टस जो है वो एक एसेंशियल डॉक्यूमेंट होता है. प्रोस्पेक्टस तो कंपनी को, अगर एक कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करने जा रही है तो उसको बनाना ही पड़ेगा. सो आईपीओ के अंदर आपके 2 टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं. एक तो आपका DRHP होता है, और एक आपका RHP होता है. DRHP क्या होता है? ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. एंड RHP होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. जो कंपनी होती है वो इन दोनों में से किसी एक का यूज करती है. ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो होता है वो जो है कंपनी के प्रमोटर्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है. कंपनी के फाइनेंशियल जो सिचुएशंस वगैरह हैं, कितना रिस्क है, इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है. जो RHP है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि जो DRHP वाली इंफॉर्मेशन है उनके साथ साथ वाली इंफॉर्मेशन क्या इंफॉर्मेशन होती है कि इशू टाइम क्या है, कितने शेयर जो है कंपनी इशू करने वाली है, क्या प्राइसिंग बैंड है, सब कुछ वहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है. सो जो कंपनीज DRHP के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराती हैं सेबी पे, और DRHP के थ्रू अप्रूवल लेना चाहती हैं, उनको अराउंड 4 to 6 वीक्स का टाइम लग जाता है अप्रूवल में. लेकिन जो कंपनी RHP के थ्रू अप्रूवल लेना चाह रही है उनको जनरली कम टाइम लगता है. जनरली 1 वीक के अंदर ही उनका जो आईपीओ है वो अप्रूव हो जाता है. अब सेबी ने जब अप्रूव कर दिया है
आईपीओ को। उसके बाद जो है हम जनरल पब्लिक वाले जो रिटेल इन्वेस्टर्स वगैरह हैं, जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कंपनी के अंदर, शेयर्स को बाय करना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन देते हैं और उसके बाद सिक्योरिटीज़ उनको इशू हो जाते हैं, कंपनीज फंड्स रेज कर लेती हैं। अब जो आईपीओ है हमारा, ठीक है, अब कंपनी जो है, हमें पता है सेबी जो है बहुत ज़्यादा रेगुलेशन रखता है इन्वेस्टर्स के ऊपर भी, कंपनीज़ के ऊपर भी, ताकि सारा का सारा काम जो है वो स्मूथली चले, क्लीन चले स्टॉक मार्केट हमारा। तो आईपीओ के अंदर बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई कंपनी सीधा ही पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती है कि सीधा आराम से सेबी ने अप्रूवल दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि कंपनी जो है एटलीस्ट 3 साल से बिजनेस के अंदर होनी चाहिए, मीन्स 3 साल से वो काम करते होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। लास्ट के 3 में से 2 साल में उसने प्रॉफिट कमाया हुआ होना चाहिए। अगर उसने 2 साल में प्रॉफिट नहीं कमाया, मोस्ट रीसेंट ईयर्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, एप्लीकेशन के टाइम पे जो मोस्ट रीसेंट ईयर्स हैं, लास्ट के 3, उनमें से एटलीस्ट 2 ईयर्स उसके प्रॉफिट के होने चाहिए। उसकी नेटवर्थ एटलीस्ट 3 करोड़ होनी चाहिए। 3 करोड़ से नीचे है तो वो आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं कर सकती है। उसकी जो पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल का आपको पता है ना, वो 1 करोड़ होनी चाहिए। एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसकी, जो लास्ट के ईयर्स की हैं, 3 ईयर्स की, वो एकदम क्लीन होनी चाहिए। कोई भी उनके अंदर कोई भी मिस्टेक, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए, वो अच्छे से ऑडिटेड होनी चाहिए। और भी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कोई भी डिफ़ॉल्ट का केस नहीं होना चाहिए उसके ऊपर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का किया हुआ, ठीक है। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट ये कंपनी कंप्लीट करती है तो ही वो आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकती है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की प्रोसेस का। सबसे पहले क्या होता है, कंपनी जो है किसी इन्वेस्टमेंट बैंक को या फिर मर्चेंट बैंक को अपॉइंट करती है, मीन्स अपॉइंट करती है एक किसी भी मर्चेंट बैंक को, ठीक है। उसके बाद जो है कंपनी अपना डीएचआरपी या फिर आरएचपी प्रिपेयर करती है और उसको सेबी को सबमिट कराती है, सेबी से अप्रूवल के लिए। डीएचआरपी और आरएचपी मैंने वैसे तो आपको बता दिया, ये एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। अब जो सेबी है उसको डीएचआरपी या फिर आरएचपी मिलता है, वो उसको चेक करता है, उसके ऊपर कमेंट्स देता है, कोई भी अगर उसको चेंज कराना है कंपनी से तो चेंजेस वगैरह कराता है। और उसके बाद अगर उसको सही लगा सब कुछ, ठीक है, सारी रिक्वायरमेंट कंपनी मीट करी है, सब कुछ चेक कर लिया है, तो अप्रूव कर देता है कंपनी को, और जो कंपनी है वो सेबी के ऊपर रजिस्टर हो जाती है, ठीक है। अब सेबी के ऊपर कंपनी रजिस्टर हो गई, सेबी ने अप्रूव कर दिया आईपीओ को। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है फ्लैग शो। फ्लैग शो का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो मार्केटिंग करती है एक टाइप से कि मैं शेयर इशू करने जा रही हूँ, ठीक है। ये प्रोस्पेक्टस के थ्रू भी हो सकता है। प्रोस्पेक्टस के थ्रू मतलब कि एक डॉक्यूमेंट, ऑफरिंग डॉक्यूमेंट जो है पब्लिक को इशू होता है, या फिर बहुत सारे मेथड्स होते हैं एडवर्टाइजमेंट वगैरह के थ्रू, वो भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू जो है कंपनी जो है वो पब्लिक को बताती है कि मैं शेयर इशू करने जा रही हूँ और ये मेरे शेयर्स का ये कंडीशन रहने वाली है और आप मेरे शेयर्स को बाय कर लो, ठीक है। फ्लैग शो के बाद क्या होता है, फिर एप्लीकेशंस आनी स्टार्ट हो जाती है। अब कंपनीज़ वगैरह जो पब्लिक है उनको पता चल गया, अब फिर उसके बाद जो है वो एप्लीकेशंस आनी स्टार्ट हो जाती हैं, फिर शेयर सिक्योरिटीज इशू कर दिए जाते हैं। उसके बीच में जो है प्राइसिंग भी आ सकती है। प्राइसिंग तब आती है जब कंपनीज, कुछ कंपनीज तो फिक्स प्राइस के ऊपर शेयर इशू करते हैं, कुछ में प्राइस बैंड होता है, मीन्स वो खुद प्राइसिंग करती हैं बुक बिल्डिंग वगैरह के थ्रू। तो जो प्राइसिंग का जो स्टेप है वो कहाँ पे आएगा, एप्लीकेशंस के बाद, ठीक है। एप्लीकेशंस के बाद जो है प्राइसिंग होगी शेयर्स की। उसके बाद जो है जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो शेयर्स हैं, वो पब्लिक को इशू कर दिए जाएंगे एंड द प्रोसेस इज़ कंप्लीट। नाउ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जो है वो इनिशियल पब्लिक ऑफर के बाद जब कंपनीज़ को, मीन्स एक बार कंपनी ने सिक्योरिटीज़ इशू कर ली हैं, फर्स्ट टाइम वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो गई है, उसके बाद जब भी कभी वो नए शेयर्स, नई सिक्योरिटीज़ को इशू करेगी तो हम उसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोलेंगे। यही मेन डिफरेंस है कि आईपीओ की जगह पे, आईपीओ में हम नई सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं, फर्स्ट टाइम जो कोई कंपनी नई सिक्योरिटीज़ इशू करती है तो हम उसको आईपीओ बोलते हैं, लेकिन जब सेकंड टाइम या फिर थर्ड टाइम वो इशू करती है तो हम उसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोलते हैं। यहाँ पे भी प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे जो है DRHP से ही काम चल जाता है, ठीक है, और जल्दी इसका अप्रूवल हो जाता है। देन ऑफर फॉर सेल मेथड। ऑफर फॉर सेल भी पब्लिक इशू का ही एक टाइप है।
इस मेथड में क्या होता है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं या फिर कंपनी के जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी होल्डिंग्स पब्लिक को शेयर करते हैं। लिसन फ्रेंड, कई बार क्या होता है, कोई कभी कंपनी होती है, ठीक है, वो पहले से लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड होने से पहले ही वो अपने जो शेयर्स हैं, ठीक है, वो उसके प्रमोटर्स के पास तो होंगे ही ऑब्वियसली, वो कुछ इन्वेस्टर्स को भी इशू कर सकती है जिनको हम एंकर इन्वेस्टर्स बोलते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो किसी कंपनी के आईपीओ के लॉन्च होने से पहले ही उसके शेयर्स को एक फिक्स्ड प्राइस के ऊपर बाय कर लेते हैं, वो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं। मींस जब एक कंपनी जो है वो लिस्टेड नहीं है, वो अपने शेयर पहले ही इशू कर देती है इन एंकर इन्वेस्टर्स को, प्रमोटर्स को, ठीक है, उसके बाद जो कंपनी है वो लिस्टेड हो जाती है। अब कंपनी लिस्टेड हो गई, उसकी सिक्योरिटीज़ भी लिस्टेड हो गई। अब ये लोग, ठीक है, ये लोग जो है अपनी होल्डिंग्स को, अपनी सिक्योरिटीज़ को जो उन्होंने उस कंपनी की लिस्टिंग से पहले बाय करी थी उनको सेल करते हैं, ठीक है। सेल किसको करते हैं? वो सेल पब्लिक को ही करते हैं। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी इनको बाय करते हैं, QIBs भी इनको बाय करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स भी इनको बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो मेथड है ये है ऑफर फॉर सेल। यहाँ पे जो मेनली कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वो अपनी होल्डिंग्स को कम कर रहे होते हैं एक फेयर मैनर के अंदर। यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो पहले लिस्ट होती हैं, मीन्स कंपनी लिस्ट होती है, उसके बाद वो सेल होती है, लेकिन वो इशू पहले से की हुई होती हैं। इसमें भी कुछ रेगुलेशंस होती हैं, ठीक है। ऑफर फॉर सेल सभी कंपनीज़ के लिए नहीं है कि कोई भी कंपनी आएगी मार्केट के अंदर, उसके जो प्रमोटर्स हैं और उसके जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट के अंदर, प्राइमरी मार्केट के अंदर पब्लिक को अपने जो होल्डिंग्स हैं उनको इशू कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओनली जो टॉप 200 कंपनीज़ हैं वो ही इस मेथड का यूज कर सकती हैं, उनको एटलीस्ट 2 डेज़ पहले। अब ये जो काम होता है ऑफर फॉर सेल का, ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर होता है, तो एटलीस्ट 2 डेज़ पहले उनको जो है NSE BSE जिस भी स्टॉक एक्सचेंज का वो यूज़ करने जा रही हैं उसको बताना पड़ेगा, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो अच्छे से प्रिपरेशन कर ले अपनी। 25% जो है वो म्यूचुअल फंड्स के लिए रिजर्व रहेगा, मीन्स जो भी शेयर वो इश्यू करने जा रही हैं वो, एंड इंश्योरेंस कंपनी के लिए रिजर्व रहेगा। 10% जो है वो रिटेल बायर्स के लिए रिजर्व रहेगा यहाँ पे। और जो शेयर होल्डर्स जो हैं जिनकी शेयर कैपिटल उस कंपनी के अंदर 10% से ज़्यादा है, जो नॉन प्रमोटर हैं, वो भी OFS के थ्रू अपनी होल्डिंग्स को पब्लिक को इशू कर सकते हैं। ये सबसे फास्ट और कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड कैसे है देखो मैं आपको बताती हूँ। जो FPO है और जो ऑफर फॉर सेल है वो लगभग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे भी सेकंड टाइम जो है कंपनी एक टाइप से अपने सिक्योरिटीज़ को इशू करने जा रही है, ठीक है। अब ये मेथड जो है फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है? सबसे पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे कोई प्रोस्पेक्टस, कोई लीगल ज़्यादा कुछ भी काम यहाँ पे नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट जो है कंपनी अगर पूरी कर रही है तो उसको इतना ज़्यादा कुछ भी काम नहीं करना पड़ रहा है, कोई लीगल वर्क, रजिस्ट्रेशन वगैरह का, पेपर वर्क, इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह को अपॉइंट करना, इतना ज़्यादा कोई काम नहीं करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, इवन 1 ट्रेडिंग डे के अंदर ये काम कंप्लीट हो सकता है। इवन 1 ट्रेडिंग डे के अंदर कंपनी जो है फंड्स रेज कर सकती है। सो फास्ट भी है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हो कि जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वो अपनी होल्डिंग्स, अपनी ओनरशिप जो है वो इन्वेस्टर्स को सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो आपके पब्लिक इशू के मेथड्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम प्राइवेट प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट जैसे पब्लिक इशू पब्लिक कंपनी से रिलेटेड था, अब प्राइवेट प्लेसमेंट जो है वो प्राइवेट कंपनीज से रिलेटेड है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ अ सेल ऑफ स्टॉक, शेयर्स और बॉन्ड्स टू pre-selected investors and institutions rather than publicly owned open market। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो अपने जो शेयर्स होते हैं वो प्री सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को, मीन्स अपने इन्वेस्टर्स को जो है सेल करती हैं, इंस्टीट्यूशंस को सेल करती हैं, ठीक है। ये एक अल्टरनेटिव मेथड है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का, जिसमें कि कंपनी जो है कैपिटल रेज करती है। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड का यूज़ करती हैं मेनली बिकॉज वो पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती हैं। यहाँ पे जो कॉस्ट होती है आपकी वो IPO से एकदम कम होती है, एकदम कम होती है। ये एकदम फास्ट मेथड है फंड्स रेज करने का, कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट वगैरह इतनी ज़्यादा होती नहीं है इस मेथड के ऊपर। सो फास्ट मेथड हो गया है। फ्यूअर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अंडर कंपनीज एक्ट 2013 प्राइवेट प्लेसमेंट शैल बी मेड ओनली टू सच पर्सन हुज नेम्स आर रिकॉर्डेड बाय द कंपनी प्रायर टू द इन्विटेशन टू सब्सक्राइब।
ठीक है। मीन्स जो कंपनी होती है वो पहले से ही इन्वेस्टर्स का, पर्सनस का, जिनको वो अपने शेयर्स को, अपने सिक्योरिटीज़ को इशू करने जा रही है, उनका नाम रिकॉर्ड करके रखती है। इनविटेशन टू सब्सक्राइब मीन्स कंपनी के शेयर को बाय करने की एप्लीकेशन डालने से पहले ही ये काम हो जाता है। प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में जो कंपनी होती है वो कोई भी पब्लिक एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ नहीं कर सकती है। वो पब्लिक को नहीं बोल सकती है कि मैं शेयर इशू करने जा रही हूँ, या फिर मेरी मुझ में इन्वेस्ट करो, तुम्हारा ये बेनिफिट हो जाएगा। कोई भी रिस्क वगैरह के बारे में कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो है प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है। हाँ, वो 1 बाय 1 जो है इन्वेस्टर्स वगैरह के पास जाती है, उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करती है, उनको रिक्वेस्ट करती है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन वो कोई पब्लिक एडवर्टीज़मेंट का यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकती है। ये इनके कोड ऑफ कंडक्ट से बाहर होता है, ठीक है। ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट होती है, यहाँ पे जो है कंपनीज जो है, प्राइवेट कंपनी जो है ऑफ़र करती है इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स, अपनी सिक्योरिटीज़। वो जो पर्सन होते हैं वो 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मीन्स 200 से ज़्यादा पर्सनस को जो है वो अपने शेयर्स, अपनी सिक्योरिटीज़ प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर ऑफ़र नहीं कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट के टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है प्रेफरेंशियल इशू। प्रेफरेंशियल इशू को हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रेफरेंस शेयर्स का इशू भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रेफरेंशियल इशू, प्रेफरेंस शेयर का इशू से ही आपको समझ में आ गया। जब एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है तो हम इसको प्रेफरेंशियल इशू बोलते हैं, ठीक है। अब जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं प्रेफरेंशियल इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर का इशू कर सकते हैं, बिकॉज इक्विटी शेयर्स के अंदर रिस्क होता है। तो प्रेफरेंशियल इशू जो प्राइवेट प्लेसमेंट का टाइप है, और इसके ऊपर ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं होती हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अंदर क्या होता है? जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो डिविडेंड होता है वो पहले मिलता है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से, और ये पब्लिक इशू भी नहीं है और ये राइट इशू भी नहीं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये प्राइवेट प्लेसमेंट का एक टाइप है जहाँ पे प्रेफरेंस शेयर जो है वो इशू होते हैं। यहाँ पे दोनों ही टाइप की कंपनी जो है प्रेफरेंशियल इशू कर सकती हैं, लिस्टेड भी और अनलिस्टेड भी। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से पहले आपको QIBs का पता होना चाहिए, ठीक है। QIBs क्या होते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अब जब एक कंपनी इन QIBs को या फिर QIIs को अपने शेयर्स, अपनी सिक्योरिटीज़ इशू करती है तो हम इसको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बोलते हैं। मैंने आपको बताया प्राइवेट कंपनी जो है अपने सिलेक्टेड पर्सन को शेयर इशू करती है, तो अब इनमें से ये सिलेक्ट करते हैं कि मेरे को किन को अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करना है, और इनको रिक्वेस्ट करती है अपने अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। दैट इज़ QIB प्लेसमेंट। यहाँ पे जो है लिस्टेड कंपनीज होती हैं और वो अपनी सिक्योरिटीज़ को QIB को ऑफ़र करती हैं। QIB जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी के अंदर। अब QIBs क्या होते हैं? QIBs क्या होते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज होती है स्टॉक मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, बहुत तगड़ी वाली नॉलेज होती है इनको। जैसे आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है। तो इनको प्रॉपर नॉलेज होती है। इनको जो है कंपनी वो इशू कर रही है अपनी सिक्योरिटीज़ को। ये बहुत ज़्यादा फास्ट एंड कंफर्टेबल मेथड है। क्यों? क्योंकि देखो इनके पास इतनी सारी एक्सपर्टीज़ है। दूसरी चीज़, ये इंस्टीट्यूशन है। अब इनके पास पैसे भी ज़्यादा होंगे, सो बहुत सारे पैसे एक ही इन्वेस्टर से रेज हो जाते हैं। मीन्स 4-5 QIBs के साथ डील करो और पैसा ही पैसा, ठीक है। सो प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर QIB जो है बहुत ज़्यादा फास्ट मेथड है एक कंपनी अगर पैसे रेज करना चाह रही है तो, और ना ही इसमें इतनी ज़्यादा रेगुलेशन होती है। लिसन फ्रेंड, जो सेबी है उसने रेगुलेशन ज़्यादा उन जगहों पे बनाई है जहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा वीक है, जिसको ज़्यादा नॉलेज उसको नहीं लगती है। जैसे हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, पब्लिक इशू की बात करते हैं। जब सेबी को पता है कि जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वगैरह हैं, जो QIBs हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर नॉलेज है, तो उस केस में वो ज़्यादा रेगुलेशन इम्पोज नहीं करके बैठा है। बिकॉज जो QIBs हैं वो ही ऑटोमेटिकली अपनी केयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली उनको पता है क्या कुछ करना है, कैसे शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे कंपनी की रिस्क परसेप्शन वगैरह को चेक करना है। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा रेगुलेशन आपको देखने को नहीं मिलती है। जो कंपनी होती है वो QIBs को शेयर इशू करती है, और QIB जो होते हैं वो पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हैं उसी कंपनी के इशू किए हुए उनको, ठीक है। नाउ
राइट इशू आपने वैसे भी पढ़ा होगा। राइट इशू का मतलब क्या होता है, जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक डिफाइंड प्रोपोर्शन के अंदर शेयर्स को इशू करती है। ठीक है, यहाँ पे जो है कंपनी पैसे लेती है उन शेयर्स के। फॉर एग्जांपल एक कंपनी के मान लो 50 शेयर होल्डर्स थे, और 50 शेयर होल्डर्स के पास मान लो उनमें से 4 को हम मान लो लेके चलते हैं ABCD। ठीक है, एक के पास 20 शेयर्स थे, एक के पास 10 शेयर्स थे, एक के पास 30 शेयर्स थे, और एक के पास 50 शेयर्स थे। अब कंपनी ने सिक्योरिटीज़ और शेयर्स इशू कर दिए, और उसने क्या फॉर्मूला लगाया कि हर 5 शेयर के ऊपर 1 शेयर। ठीक है, या फिर कोई भी फॉर्मूला उसने, कोई भी प्रोपोर्शन उसने यूज़ किया हुआ हो सकता है। अब इसको 4 शेयर मिलेंगे, इसको 2 शेयर्स मिलेंगे, इसको 6 शेयर्स मिलेंगे, और इसको 10 शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे ये इनको बाय करेंगे। ठीक है, और बाय करना एक ऑप्शन है उनके लिए, मीन्स ये एक ऑप्शन है, ये एक राइट है, यूज करो या फिर ना करो। मीन्स ये जो है ये एक डिफाइंड प्राइस के ऊपर 4 शेयर बाय कर सकता है उस कंपनी से, ये 2 शेयर बाय कर सकता है, ये 6 शेयर बाय कर सकता है, ये 10 शेयर बाय कर सकता है, ये उसका राइट है। ये जो मेथड है कंपनीज क्यों अडॉप्ट करती हैं, बिकॉज यहाँ पे जो उसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं वो इंक्रीज नहीं होते हैं, उसकी ओनरशिप जो है वो आउटसाइडर्स के हाथ में नहीं जाती है, और यहाँ पे जो शेयर होल्डर है मेनली वो भी डिमांड करते हैं राइट इशू के लिए समटाइम्स। देन बोनस इशू का मतलब क्या होता है, जब एक कंपनी अपने फुल्ली पेड एडिशनल शेयर होल्डर्स को नए शेयर इशू करती है फ्री में। राइट इशू के अंदर पैसे लेती है, यहाँ पे फ्री में शेयर इशू होते हैं। जो कंपनी होती है, ये जो शेयर होते हैं ये इसके कंपनी के फ्री रिजर्व या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से जो है शेयर होल्डर्स को इशू किए जाते हैं। बोनस इशू जो है ये डिविडेंड पे करने का भी एक मेथड है। ठीक है, यहाँ पे जो शेयर होते हैं वो एज अ गिफ्ट होते हैं। जैसे कि एक वही एग्जांपल हम लेके चलते हैं, यहाँ पे जो है इनको फ्री में दे दिए कंपनी ने ये शेयर, तो ये बोनस इशू हो जाएगा। Thank you all. Thank you for watching my video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and comment on my channel. And if you have any issue, any query, you can ask me in the comment section.